नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान खान। आखिरी बॉल के लिए बचे हैं दो विकल्प, अविश्वास प्रस्ताव का सामना होगा या होगा इस्तीफा। चारा घोटाले में सजाया फाख्ता लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों का दिया गया है हवाला। जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। आज रचा जाएगा इतिहास। नासा के पूर्व वैज्ञानिक समेत 4 यात्री आज जाएंगे आईएसएस के पहले निजी मिशन पर। और रेल से 2 धाम जा सकेंगे यात्री। हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री श्री रविशंकर ने की गंगा आरती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोहराई गई बात। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को सुनाए गए फैसले ने वहां की सियासत में हलचल मचा दी है। शीर्ष अदालत ने इमरान खान को तगड़ा झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए कहा है। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का जो फैसला दिया था उसे रद्द कर दिया गया है। संसद बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इमरान खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे शुक्रवार को देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में इमरान खान के पास आखिरी बॉल पर 2 ही विकल्प बचते हैं। एक, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें, दूसरा उससे पहले इस्तीफा दे दें। शहबाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पर पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत कार्रवाई बनती है। संविधान के अनुच्छेद 6 में लिखा है कि हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो ताकत के इस्तेमाल या किसी भी असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करता है, भंग करता है, निलंबित करता है या अस्थायी रूप से भी निलंबित करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है या इस तरह के प्रयास करने की साजिश में शामिल होता है। इन सभी बातों को गंभीर देशद्रोह के दायरे में बताया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का संविधान बच गया बल्कि पाकिस्तान भी बच गया है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल ये सुनवाई पिछले सप्ताह जो है अप्रैल को होनी थी, लेकिन उस दिन न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। लालू प्रसाद यादव की जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को हुई। न्यायमूर्ति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई की यह मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है। 1 अप्रैल को न्यायाधीश की अदालत में नहीं बैठने की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में बहस होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर रिहा हो जाने की संभावना है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल को जम्मू संभाग के सांबा जिले के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री पल्ली गांव से वर्चुअल रैली के माध्यम से राज्यों की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। अधिकारी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और इसे यादगार बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पल्ली गांव के सभी घरों और सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। लाभकारी योजनाओं में पीएम किसान फसल योजना, आधार जनधन योजना, अटल पेंशन, समग्र शिक्षा वन, नेशनल वन राशन कार्ड, बैंकिंग, हर गांव में हरियाली, गोल्डन कार्ड, केयर, जल जीवन मिशन, युवा क्लबों और आपकी जमीन आपकी निगरानी श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फर्म एक्सिओम स्पेस ने नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक व 3 समाजसेवियों को अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी मिशन पर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। यह मिशन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए कूच करेगा। एक्सियोम मिशन 1 का यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इसके साथ ही यह इंटरनेशनल स्पेस का भी यह पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। यह मिशन शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार 11:17 पर, भारतीय समय अनुसार 8:47 बजे छोड़ा जाएगा। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से रवाना किया जाएगा। अमेरिकी स्पेस फर्म ने कहा है कि इसके माध्यम से हम मानव अंतरिक्ष यान में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हम अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर कदम उठा रहे हैं। यह अंतरिक्ष में काम करने और रहने और शोध
को अधिक व्यापक और अधिक लोगों तक पहुंचाने वाला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने हर की पैड़ी पर गंगा आरती की है। मुख्यमंत्री और श्री श्री रविशंकर ने सोनी कंपनियों के ओर से CSR फंड से हर की पैड़ी पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि में 2 धाम यात्रा के लिए जल्द ही यात्री रेल जो है रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग से रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा। हर की पैड़ी पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराम महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक दोनों ही एक साथ मौजूद रहे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान खान। आखिरी बॉल के लिए बचे हैं 2 विकल्प। अविश्वास प्रस्ताव का सामना होगा या होगा इस्तीफा। चारा घोटाले में सजाया फाख्ता लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों का दिया गया है हवाला। जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। आज रचा जाएगा इतिहास। नासा के पूर्व वैज्ञानिक समेत 4 यात्री आज जाएंगे ISS के पहले निजी मिशन पर। और रेल से 2 धाम जा सकेंगे यात्री। हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री श्री रविशंकर ने की गंगा आरती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोहराई गई बात। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत का। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विज ने कुतुब मीनार परिसर में एक जगह भगवान गणेश की उल्टी प्रतिमा और एक जगह उनकी प्रतिमा को पिंजरे में बंद कर हिंदू भावना को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को पत्र लिखकर इन प्रतिमाओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवाने की भी मांग की है। बीते 25 मार्च को लिखे गए पत्र में MMA के अध्यक्ष ने कहा है कि अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्हें बुद्धिजीवियों और प्रतिनिधि मंडलों से जूते उतारने की जगह गणेश की उल्टी प्रतिमा रखने और एक जगह पर पिंजरे में बंद रखने की शिकायत मिली है और इससे भारत के संविधान की समानता और न्याय की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए उन्होंने लिखा कि इन प्रतिमाओं को सम्मान के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। और पत्र के साथ उन्होंने दोनों प्रतिमाओं की फोटो भी ASI के महानिदेशक को भेजी है। तरुण विज ने दावा किया है कि कुतुब मीनार परिसर के मेहराब पर लिखी पट्टिका में कुतुब मीनार ऐबक द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र है। इसमें लिखा है कि जामी मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने फारसी में लिखी पट्टिका का अंग्रेजी अनुवाद भी लगाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है। कई जगह पटवार सर्कलों को खोलने की मंजूरी दी गई है। नए स्कूलों को खोलने व स्वरोत्र करने की भी मंजूरी दी गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के मंत्री और विधायक अब वेतन पर अपना आयकर खुद देंगे और इसके लिए सरकार कानून बदलेगी, जिसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे प्रति सदस्य 2.5 लाख रुपए सालाना बचत होगी। यह मुद्दा कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था। मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव पेश किया है। इसके लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2000 और विधानसभा संसद सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का फैसला लिया गया है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में
सड़कों के रखरखाव और अन्य शासकीय कार्यों के लिए 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए नीति के प्रारूप को स्वीकृति मिली है और इनकी नियुक्तियां 4500 रुपए मासिक मानदेय पर होंगी। प्रदेश में 145 डॉक्टरों के अलावा 100 अन्य पद भी भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएंगी और इनमें से विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट और नर्सों की भी तैनाती की जाएगी। इस मोबाइल एम्बुलेंस में टेस्ट कराने और वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद होगी। इस योजना के शुरू से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ में कमी आ सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मोबाइल एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 70 एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि अगर कोई वाहन हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी इन मोबाइल एम्बुलेंस को मौके पर भेजकर घायलों का इलाज किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद के दौरान जय श्री राम के नारों के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने वाली मुस्कान खान के समर्थन में अलकायदा प्रमुख जवाहिरी के वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। ऐमान अल जाहवरी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी रहा है। ओसामा की मौत के बाद अलकायदा की कमान उसके हाथों में है। जवाहिरी ने मुस्कान खान की तारीफ करते हुए करीब 9 मिनट का वीडियो संदेश जारी किया। यह वीडियो इस सप्ताह के आरंभ में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर सीएम बोम्मई ने कहा है कि उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों को वीडियो की जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें जवाहिरी द्वारा वीडियो जारी करने पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग राज्य व देश के कानून तोड़कर अशांति पैदा करने की कोशिशों में लंबे समय से जुटे हुए हैं। अलकायदा प्रमुख की वीडियो क्लिप भी उसी का हिस्सा है। अनावश्यक मुद्दा उठाकर कुछ लोग आम जनता में भ्रम व अशांति फैलाना चाहते हैं। इस वीडियो में दुनिया के बड़े आतंकी संगठनों में शुमार अलकायदा के प्रमुख जवाहिरी ने कर्नाटक में मांड्या की रहने वाली कॉलेज छात्रा मुस्कान जैनब खान की तारीफ की है। उसने बीते दिनों राज्य में गरमाए हिजाब विवाद के दौरान एक कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। इसके बाद वह हिजाब आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी थी। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर कहा गया है कि उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाई जाए रखी। और प्रदेश सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि लाउड स्पीकरों के जरिए मुसलमानों के अजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि इसे लेकर गृह मंत्रालय के पास से पहले ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृह मंत्री ने लाउड स्पीकरों पर नोटिस भी जारी किए हैं। बेंगलुरु जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा है कि कई मस्जिदों को नोटिस मिले हैं। हमने उपकरण लगाने शुरू कर दिए ताकि स्वीकृति स्तर के अधिक आवाज ना की जाए और ताकि किसी को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार औद्योगिक इलाके में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की स्तर की अनुमति रहेगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को पटियाला में प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पिछले 30 दिनों में 25 कत्ल हो गए हैं, वहां कोई कैसे रह सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने वादों के मुताबिक सबसे पहले पंजाबियों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर लोग अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं होंगे तो यहाँ फिर लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। आप तो बस नौजवानों को विदेश न जाने देने का दावा करके यहीं रोजगार मुहैया कराने का ड्रामा रच सत्ता में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के गांव दौड़ कला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मिंदर सिंह के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। सिद्धू ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है और परिवार को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। सिद्धू ने सीएम भगवंत मान पर हमला बोला और कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है और सीएम अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रचार करने में व्यस्त है। सिद्धू ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। सिद्धू ने कहा कि अगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई वह आगे की रणनीति बनाएंगे। सिद्धू ने जानकारी दी है, उन्होंने खुद एसएसपी से बात की और कहा कि खिलाड़ी की हत्या की आरोपियों को पकड़ना जरूरी है। आज पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर जल्द ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान खान। आखिरी बॉल के लिए बचे हैं दो विकल्प। अविश्वास प्रस्ताव का सामना होगा या होगा इस्तीफा। चारा घोटाले में सजाया फाख्ता लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों का दिया गया है हवाला। जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। आज रचा जाएगा इतिहास। नासा के पूर्व वैज्ञानिक समेत 4 यात्री आज जाएंगे आईएसएस के पहले निजी मिशन पर। और रेल से 2 धाम जा सकेंगे यात्री। हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री श्री रविशंकर ने की गंगा आरती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोहराई गई बात। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। श्रीलंका में विपक्षी नेता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बिना देश में बनने वाली किसी भी एकता सरकार में शामिल नहीं होने पर अड़ गए हैं। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में कोई भी सांसद वित्त मंत्री का पद लेना नहीं चाह रहा है। इस बीच मात्र 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अली साबरी ने संसद से कहा है कि हम $1 अरब के संप्रभु ऋण पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करें। द्वीपीय राष्ट्र में आर्थिक और सियासी हालात 1948 अंग्रेजी से आजाद होने के बाद सबसे खराब दौर में है। राष्ट्रपति गोटबाया ने संकट से उबरने के लिए कुछ सांसदों को वित्त मंत्री बनने के लिए प्रस्ताव दिए, लेकिन कोई भी इस पद पर नहीं जाना चाहता। उधर विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि देश भर में गोटबाया के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अली साबरी ने विपक्ष से सरकार में बदलाव का आह्वान करने का किया है निर्णय, और उन्होंने कहा कि हम IMF और विश्व बैंक के पास जाएं और कोई समाधान ढूंढें। श्रीलंका ने मौजूदा ऋण संकट को संभालते और IMF व अन्य उधारदाताओं के साथ जुड़ने के लिए आर्थिक वित्तीय विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति गठित की है। आपको बता दें कि द्वीपीय राष्ट्र इस वक्त विदेशी भंडार की अभूतपूर्व कमी से जूझ रहा है। राष्ट्रपति को अभी नया वित्त मंत्री नियुक्त करना बाकी है। बिहार विधानसभा की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को हुए मतदान के बाद गुरुवार को मतगणना हुई है। सत्तारूढ़ राजग ने आधे से अधिक सीटों पर कब्जा कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने इस चुनाव में 6 सीटें जीतकर अपनी सीटों की संख्या में सुधार करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा संख्या थी। इस चुनाव में चौंकाने वाली बात यह है कि विद्रोहियों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर 4 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। बिहार की 75 सदस्यीय विधान परिषद में 24 सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल जुलाई में समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा। महामारी के कारण पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण विधान परिषद चुनाव में भी देरी हुई। बिहार में सत्तारूढ़ राजग में शामिल भाजपा ने 12 पर चुनाव लड़ा था और उसने 7 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी को सारण जैसी जगहों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो पूर्व में MLC सच्चिदानंद राय की झोली में गया। राय एक अनुभवी भाजपा नेता थे, जो अपनी पुरानी सीट से टिकट से वंचित होने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। इजराइल के तेल अवीव शहर के डिजेगॉफ स्ट्रीट इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। निकटवर्ती इचिलोव अस्पताल के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की वजह का अभी भी पता नहीं चला है। इजराइल में हुई इस घटना पर दुख जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तेल अवीव में एक और घातक आतंकवादी हमले में 2 निर्दोष लोगों की जान गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस हमले के मद्देनजर अमेरिका ने एक बार फिर इजरायली लोगों के साथ दुख बांटा है। ब्लिंकन ने कहा है कि हम इस घटना क्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और अपने इजरायली भागीदारों के साथ नियमित संपर्क में बने रहेंगे।
इजराइल के साथ हम अर्थहीन आतंकवाद और हिंसा का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। इस वारदात के कारण इलाके में भारी तनाव की स्थिति भी मौजूद है। जिस इलाके में गोलियां चली है वह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ कई रेस्टोरेंट और बार हैं। वारदात की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ स्थिति सेना मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए रखे। दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी बॉर्डर से सटी शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद गाजियाबाद बॉर्डर से 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को शाम 4 बजे के बाद से बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव को देखते हुए 7 अप्रैल की शाम 4 बजे से 9 अप्रैल तक यूपी से सटे दिल्ली के क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा 12 अप्रैल को मतगणना के दिन ड्राई डे रहेगा। विभाग की तरफ से सभी लाइसेंसधारियों को दिल्ली में गाजियाबाद से 100 मीटर के दायरे में दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है। देश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज भी अधिकांश राज्यों में तपन के साथ गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत को गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। अप्रैल का दूसरा सप्ताह लग चुका है। आमतौर पर यह माह चुभने वाली गर्मी का ही होता है। पश्चिमी विक्षोभ या अन्य कोई सिस्टम नहीं बने तो इस माह में तापमान गिरता नहीं है। इसलिए अप्रैल मई जून की गर्मी झेलना लोगों को स्वाभाविक है। बहरहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन प्रचंड गर्मी के हैं। देश के अधिकांश राज्यों में पारा चढ़ेगा और यह 40 के ऊपर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में लू चलने का अनुमान है। वहीं गुजरात के उत्तरी भागों में लू का असर दिखेगा तो हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। दिल्ली में शुक्रवार को लू चलने का अनुमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान खान। आखिरी बॉल के लिए बचे हैं 2 विकल्प। अविश्वास प्रस्ताव का सामना होगा या होगा इस्तीफा। चारा घोटाले में सजाया फाख्ता लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों का दिया गया है हवाला। जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। आज रचा जाएगा इतिहास। नासा के पूर्व वैज्ञानिक समेत 4 यात्री आज जाएंगे आईएसएस के पहले निजी मिशन पर। और रेल से 2 धाम जा सकेंगे यात्री। हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री रविशंकर ने की गंगा आरती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोहराई गई बात।